13 अप्रैल 2024 ये तारीख मिडिल ईस्ट के इतिहास में दर्ज हो चुकी है क्योंकि इसी दिन ईरान ने पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया था। हालांकि ईरान की पहले से दी हुई वार्निंग की वजह से इजराइल पहले से ही तैयार था और उसने सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट कर दिया। लेकिन ईरान ने यहाँ रुकने का नाम नहीं लिया और अक्टूबर 2024 में ईरान ने फिर से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया और इस बार इजराइल को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इजराइल ने साफ कह दिया है कि अब ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा था कि इजराइल कैसे जवाब देगा और फाइनली 26 अक्टूबर को इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान में घुसकर उसकी राजधानी तेहरान के आसपास एयर स्ट्राइक करके ये दिखा दिया है कि जंग की शुरुआत अब दोनों तरफ से हो चुकी है। ये तय हो गया है कि इजराइल का ये एक्शन ईरान को जवाबी कदम उठाने पर मजबूर करेगा और शायद इस साल के अंत तक दोनों देश एक लंबी डायरेक्ट वॉर में फंस जाएं। यानी जिस बात का डर दुनिया को था वो अब हकीकत बनने की कगार पर है। अब दोस्तों, इस हकीकत में एक बात तो तय है कि इस लड़ाई का बहुत बड़ा असर ईरान, इजराइल और मिडिल ईस्ट के साथ ही साथ पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ईरान और इजराइल की इस लड़ाई का मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा, कैसे वहां के और भी देश जो वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उनके लिए लड़ाई बहुत क्रूशियल हो जाएगी। और अब क्योंकि पूरे रीजन में ही लड़ाई एस्केलेट होने की संभावना है तो जाहिर है कि अब एक आर्म्स रेस भी देखने को मिलेगी और इसीलिए हम उस आर्म्स रेस को भी डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि कैसे ये वॉर मुस्लिम वर्ल्ड और उसकी लीडरशिप में बड़े बदलाव करने की कोशिश करेगा और क्योंकि ये वॉर ऐसे रीजन में हो रही है दोस्तों जहां से दुनिया भर का एनर्जी डिमांड पूरा होता है, इसीलिए हम आने वाले उस एनर्जी क्राइसिस की भी बात करेंगे और साथ ही इस वॉर की वजह से हम अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभावों को भी समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे रूस के पास एक मौका है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन डोमिनेंस को खत्म करके खुद का वर्चस्व स्थापित कर ले। और दोस्तों, आखिर में हम इंडिया के इंटरेस्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इंडिया क्यों इस वॉर के खिलाफ है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और देखिए इस कहानी का हर पहलू, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता का सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मिडिल ईस्ट पर इस जंग का क्या असर पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन मिडिल ईस्ट। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मिडिल ईस्ट में बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अभी का मिडिल ईस्ट 20वीं सेंचुरी के मिडिल ईस्ट से बहुत अलग है, क्योंकि अगर ईरान को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के ज्यादातर देश अपने नागरिकों, अपने देश और अपने लोकल इश्यूज को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि जो मिडिल ईस्ट एक वक्त में इस्लाम के लिए एक साथ खड़ा होता था, आज वो यूनिटी इस रीजन में दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस वॉर की वजह से ये संभव है कि इस डायनेमिक्स में बड़े बदलाव आए, जिसमें सबसे पहला बदलाव जॉर्डन और वहां की पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए अब उसे समझते हैं। जॉर्डन। दोस्तों, जॉर्डन जो कि ज्योग्राफिकली इजराइल का एक पड़ोसी देश है, वो एक तरह से इजराइल और ईरान के बीच एक बफर क्रिएट करता है। फिलहाल जॉर्डन में राजशाही है जिसके हिस्टोरिकल लिंक फिलिस्तीन से जुड़े हैं और आज जॉर्डन की 50% से ज्यादा की पॉपुलेशन फिलिस्तीनी मूल की सुन्नी पॉपुलेशन है। लेकिन उसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्डन के इजराइल के साथ रिलेशंस काफी बेहतर हैं। साथ ही ये देश वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी रिश्ते बनाए हुए है। लेकिन जब से गाजा में इजराइल हमास वॉर की शुरुआत हुई और इजराइल के काउंटर अटैक की वजह से आम फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, तभी से जॉर्डन की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक भूचाल सा आ गया है। इजराइल के साथ जॉर्डन की बेहतर दोस्ती की वजह से जॉर्डन की पॉपुलेशन देश की सरकार का जमकर क्रिटिसिज्म कर रही है, जिसकी वजह से ये डर जताया जा रहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ये जंग आगे बढ़ती है तो इसमें जॉर्डन के लिए इजराइल के साथ चुपचाप खड़े होना बहुत मुश्किल होगा। यानी अगर जॉर्डन ईरान और मुस्लिमों के हक में खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा तो संभव है कि देश में राजशाही के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो जाए और ऐसे में जॉर्डन जो इस वॉर में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से बच रहा है वो अपने आप इस वॉर का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दूसरा पॉइंट भी समझने वाला है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इस समय जॉर्डन का इजराइल को दिया हुआ सपोर्ट फिलिस्तीनी मुसलमानों के काम आ सकता है। और अब वो कैसे, आइए समझते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जॉर्डन इजराइल के लिए एक तरह का बफर जोन बना हुआ है जो उसे ईरान से काफी हद तक बचाता है। और अगर ऐसा ना हो तो ईरान डायरेक्टली इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है, जहां से वो अगर अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर मल्टीपल फ्रंट से अटैक करता है तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, जॉर्डन की पोजीशन भी यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए और इस पोजीशन का फायदा उठाकर जॉर्डन अपने कई मसलों में इजराइल के सामने अपनी
स्थिति और मजबूत कर सकता है, खासकर गाजा और वेस्ट बैंक से जुड़े नेगोशिएशंस में। यानी इस वॉर में बतौर बफर जोन बने रहने के लिए जॉर्डन इसराइल पर अपनी शर्तें थोप सकता है, और अगर इसराइल जॉर्डन की शर्तें नहीं मानता है तो जॉर्डन ईरान के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है, जिससे ईरान की फौज इसराइल के बॉर्डर पर इकट्ठी होकर आसानी से हमला कर सकती है। और इसी वजह से ये संभव है कि अगर ये वॉर आगे बढ़ता है और इसराइल को भी जंग में नुकसान होता है तो इसराइल की कमजोर सिचुएशन का फायदा उठाकर जॉर्डन फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए मसीहा बन सकता है। सीरिया। दोस्तों, जॉर्डन के बाद अगर हम अब सीरिया की बात करें तो वहां पर भी इस जंग का बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, और संभव हुआ तो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीरिया पहले से ही सिविल वॉर की मार झेल रहा है, जहां देश के एक बड़े हिस्से पर चरमपंथी गुटों का कंट्रोल है और देश के बाकी हिस्सों में बशर अल असद की शिया रूलिंग गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से सरकार चला रही है, जो ईरान के सपोर्ट की बदौलत ही अपने पैरों पर खड़ी है। ईरान की मदद के बदले सीरिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा बना हुआ है, और दोस्तों ये वही एक्सिस है जिसमें हिजबुल्लाह और हूथी जैसे मिलिशिया ग्रुप्स भी शामिल हैं, जो ईरान के कहने पर इसराइल के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। खैर, सीरिया पर अगर वापस आए दोस्तों, तो सीरिया की सरकार जो सिविल वॉर के चलते पहले से ही कमजोर हो चुकी है, उसके पास इसराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान का साथ देने की हिम्मत नहीं है। लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा होने के नाते इसराइल लगातार सीरिया पर भी हमले कर रहा है, और अभी तो ये हमले कम है, लेकिन वॉर के आगे बढ़ने पर यह भी पॉसिबल है कि सीरिया पर हमले बढ़ जाएं और बशर अल असद की सरकार पर प्रेशर आए कि वो अपने देश को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाए, जिससे संभव है कि सीरिया ईरान के साथ अपनी दोस्ती पर फिर से सोच विचार करे और खुद को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से अलग कर ले। और दोस्तों, क्योंकि सीरिया भी इसराइल से बहुत करीब है, ऐसे में उसका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से हटना ईरान को बहुत कमजोर कर देगा। यानी एक तरफ जहां जॉर्डन इसराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, तो वहीं ईरान के लिए सीरिया भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और दोस्तों, मिडिल ईस्ट में दूसरे बड़े इंपैक्ट की बात करें तो इस वॉर का सबसे बड़ा असर मुस्लिम वर्ल्ड और उसकी लीडरशिप में देखने को मिलेगा। इन्फ्लुएंस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। दोस्तों, इसराइल ईरान वॉर की वजह से मुस्लिम वर्ल्ड पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले समय में शिया सुन्नी के भेदभाव के बावजूद ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिस्टोरिकली जिस सऊदी अरेबिया को हम इस्लाम का सबसे बड़ा देश मानते आए हैं, लोगों का भरोसा उस सऊदी अरेबिया से उठ रहा है। और ऐसा क्यों है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आज दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देश की बात करें तो उसमें सऊदी अरेबिया का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसी देश में इस्लाम की सबसे सेक्रेड साइट्स यानी मक्का और मदीना है। साथ ही सऊदी शुरू से ही दुनिया भर में इस्लामिक इश्यूज को लेकर एक लीडर की तरह बोलता आया है, और इसी वजह से जब 20वीं सदी में इसराइल को फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा और वहां के मुस्लिमों को घर और देश छोड़कर पलायन करना पड़ा, तो सऊदी ने इसके खिलाफ खुलकर बोला था और सऊदी फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़ा रहा। लेकिन दोस्तों, आज की रियलिटी कुछ और है, और आज सऊदी अरेबिया इस्लाम की लीडरशिप के बजाय अपने देश की डोमेस्टिक ग्रोथ और बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो इसराइल के साथ भी रिश्ते बहाल करने की कोशिश में लगा हुआ है। मगर दोस्तों, हमास के हमले के बाद से छिड़ी वॉर की वजह से दुनिया भर के मुस्लिमों ने अमेरिका और इसराइल को उसी डेविल की तरह देखना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये मुस्लिमों की बर्बादी चाहते हैं। और दोस्तों, ऐसे में लोगों को लगा था कि सऊदी भी इसराइल के इस हमले को क्रिटिसाइज करेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, और सऊदी के बजाय ईरान ने गाजा में हो रही बर्बादी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, क्योंकि ईरान 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में मुहिम छेड़े हुए है। इसीलिए अब सऊदी अरेबिया इस मामले में ऑपोजिट साइड चला गया है, और ऐसे में ईरान ने सऊदी की जगह लेने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। उसने शिया सुन्नी के डिफरेंसेस को साइड में रखकर खुद को इस्लामिक एकता का सिंबल बनाकर पेश किया है, और ये जताने की कोशिश की है कि वो सिर्फ शिया कम्युनिटी का नहीं बल्कि सभी मुसलमानों का सहारा है। और दोस्तों, जहां आज भी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए पैलेस्टाइन एक बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, वहीं ईरान की पकड़ भी इस मुद्दे में लगातार मजबूत होती जा रही है। आज मुस्लिम वर्ल्ड में एक परसेप्शन बन रहा है कि अगर इस्लाम के लिए कोई कंट्री खड़ी है तो वो सिर्फ ईरान है, और पहले जहां इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप पर सऊदी का दबदबा था, अब वो धीरे धीरे ईरान की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। अब अगर दोस्तों हाइपोथेटिकली ये मान ले कि ये वॉर और आगे बढ़ती है और किसी तरह इसराइल को पीछे हटना पड़ता है, जिससे पैलेस्टीनियंस को जेरूसलम और उनके इलाकों का कंट्रोल वापस मिल जाता है, तो इसका सारा क्रेडिट ईरान को जाएगा, और ये स्थिति ईरान को मुस्लिम वर्ल्ड का नया लीडर बना सकती है। वहीं दूसरे सिनारियो में अगर ईरान को इस वॉर में इसराइल के हाथों एक बड़ा नुकसान भी होता है, तो भी मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी इज्जत और सपोर्ट बढ़ेगी, और लोग उसे एक ऐसे देश के रूप में देखेंगे जिसने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगाई।
यानी वॉर का आउटकम जो भी हो, एक बात ऑलमोस्ट तय है कि सऊदी का डोमिनेंस अब खतरे में है और मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप पर ईरान का दावा मजबूत हो रहा है। और दोस्तों, ये तो हो गए मिडिल ईस्ट के कुछ रीजनल इंपैक्ट्स, लेकिन इस वॉर का इंपैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया तक ही सीमित नहीं होगा। और अगर हम अब इसके एक इमीडिएट इम्पैक्ट की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ईरान और इसराइल की इस जंग की वजह से एक आर्म रेस शुरू हो सकती है, जिसे आइए अब डिटेल में समझते हैं। एस्केलेशन ऑफ आर्म्स रेस। दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग के इमीडिएट इम्पैक्ट्स की बात करें तो आने वाले कुछ ही समय में हमें दुनिया में घातक हथियारों के लिए एक होड़ देखने को मिल सकती है, जिसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इसराइल और ईरान के बीच की जो जंग चल रही है उसमें अगर ईरान के प्रॉक्सीज को छोड़ दें तो ईरान के पास इसराइल पर डायरेक्ट हमला करने का सबसे बड़ा हथियार एरियल अटैक्स और मिसाइल्स ही हैं। और क्योंकि ईरान बहुत पहले से ही ये कह चुका है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा जखीरा और न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में इसराइल के लिए उस समय सबसे जरूरी ये है कि वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे। और क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 अप्रैल के अटैक में ईरान ने पहले ही इसराइल पर हमले की चेतावनी दे दी थी, जिस वजह से उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स और साथ ही उसके एलाइज के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उसको काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम पर ईरान ने खुद ही अटैक किया था, उसके प्रॉक्सीज ने अटैक नहीं किया, और साथ ही उसने ये अटैक पहले से ही वार्निंग देने के बाद कर दिया। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा होता है कि ईरान, हिजबुल्लाह, हूथी और बाकी के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मेंबर्स एक साथ इसराइल पर हमला करते हैं और ये हमला सरप्राइज एलिमेंट के साथ आता है जिसमें इसराइल को तैयार होने का मौका ना मिले, तो ये तय है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा और मल्टीपल फ्रंट से होने वाले अटैक्स में इसराइल को बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों, बस इसी बात के डर की वजह से इसराइल को अपने डिफेंस सिस्टम को सॉलिड करने की जरूरत है और इसराइल ऐसा कर भी रहा है। आपको यहाँ बता दें दोस्तों कि आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के बाद अब इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को दूर से ही इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका से थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अपने यहाँ इंपोर्ट करवा लिया है। और यहाँ थर्ड का मतलब होता है दोस्तों टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, और ये एक तरह का एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है, और ये छोटी, मीडियम और कुछ हद तक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। थर्ड हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी ये दुश्मन की मिसाइल्स को सीधे टक्कर मारकर उन्हें नष्ट कर देता है, और ये पुराने पेट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े इलाके को कवर करने में सक्षम है। दोस्तों, इसी थर्ड के आ जाने के बाद ही इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला लिया, और दोस्तों अब इससे संभव है कि ईरान भी अब इस डिफेंस सिस्टम को तोड़ने और इसराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए नए बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को डेवलप कर सकता है, या फिर रूस और चीन जैसे सहयोगी देशों से इन हथियारों को अपने यहाँ इंपोर्ट करवा सकता है, जिससे इसराइल और ईरान के बीच एक आर्म्स रेस का शुरू होना तय माना जा रहा है, जिसमें इसराइल के लिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान के लिए रूस और चीन जैसे देश सपोर्ट का काम करेंगे। और अगर ये वॉर इसी तरह एस्केलेट होती रही तो बर्बादी चारों ओर देखने को मिलेगी और फायदा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ही होगा। आर्म्स रेस के बाद दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जंग दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत कर सकती है। एनर्जी क्राइसिस। दोस्तों, अगर हम इस वॉर में इसराइल की प्लानिंग पर गौर करें, Benjamin Netanyahu has pledged to punish Iran for its missile attack on Israel, saying Iran would pay for its attack across the country. इसराइल ईरान के हमले का बदला लेने के लिए ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और वहां के आम लोगों को टारगेट करने के बजाय वहां के ऑयल फील्ड्स पर अटैक करने की प्लानिंग करता रहा है। और क्योंकि ये ऑयल फील्ड्स ही ईरान की इकोनॉमी के सबसे बड़े पिलर हैं, इसीलिए इसराइल उसके ऑयल प्रोडक्शन को बर्बाद करना चाहता है। और इसराइल की रणनीति ये है कि अगर उसे सही मौका मिले तो वो ईरान के ऑयल रिग्स और प्रोडक्शन साइट्स पर स्ट्राइक कर दे। और इसका मतलब ये है कि अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो इसराइल ईरान के ऑयल प्रोडक्शन को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, क्योंकि ईरान ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मेंबर है और हर दिन करीब 3.6 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो इसराइल के हमले से उत्पादन रुक सकता है। और दोस्तों, क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन दुनिया के टोटल ऑयल प्रोडक्शन का 3% है, और अगर इतनी बड़ी ऑयल सप्लाई बंद होती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ा शॉक आ सकता है।
लेकिन दोस्तों, इससे दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस कैसे आएगा, शायद आप भी अभी यही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आप रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें 10 बड़ी गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका से यह साफ कहा है कि वो इसराइल पर दबाव बनाए कि इसराइल ईरान के ऑयल प्रोडक्शन पर कोई अटैक ना करे, क्योंकि ऐसा करने से ईरान के प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप्स बाकी देशों के ऑयल फील्ड्स पर अटैक कर सकते हैं। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ने ये चिंता जाहिर की है कि ईरान का अगर ऑयल प्रोडक्शन बंद होता है तो इसका बदला वे बाकी देशों के ऑयल प्रोडक्शन साइट्स को बर्बाद करके ले सकता है। और क्योंकि ईरान इससे पहले भी सऊदी अरेबिया और यूएई के ऑयल फील्ड्स को अपना निशाना बना चुका है। आपको बता दूं कि 14 सितंबर 2019 को सऊदी के ऑयल प्रोडक्शन साइट अबकैक पर एक ड्रोन से हमला किया गया था, जिससे ग्लोबल सप्लाई का 5% ऑयल प्रोडक्शन बंद हो गया था। और बाद में ये पता चला कि ये ड्रोन अटैक ईरान ने ही कराया था। और इसी तरह 2022 में यूएई के ऑयल रिफाइनरी के पास यमन के हुतीज ने भी मिसाइल से एक ट्रक पर हमला कर दिया था, जिससे भारी नुकसान हुआ था। और इसी वजह से ये देश डरे हुए हैं कि अगर ईरान इन देशों के ऑयल फील्ड्स पर हमला कर देता है तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद हो जाएगा और दुनिया भर में तेल की मांग बढ़ जाएगी, जो दुनिया को एक एनर्जी क्राइसिस में आसानी से धकेल सकता है। इस एनर्जी क्राइसिस के साथ ही साथ दोस्तों, इस वॉर की वजह से एक बार फिर से यूरोपियन कंट्रीज में रेफ्यूजी क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है। रेफ्यूजी क्राइसिस दोस्तों, आपको याद होगा कि एक दशक पहले सीरियन सिविल वॉर के दौरान लाखों लोग मिडिल ईस्ट से भागकर असाइलम के लिए मेडिटेरेनियन सी पार करके यूरोप पहुंचने लगे थे। और अब सोचिए कि अगर यही सिचुएशन या उससे भी बदतर हालात ईरान और इसराइल के इस ऑनगोइंग वॉर में बनते हैं तो क्या होगा। अगर इसे दो पॉसिबल सिनेरियो में समझे तो पहला सिनेरियो, अगर ईरान इसराइल पर भारी पड़ता है और इजरायली जमीन पर लगातार हमले होते हैं तो इसराइल की जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद यूरोपियन देशों को अपने दरवाजे खोलने पड़े। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसराइल हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज से क्लोज रहा है और ऐसे में अगर ये वॉर बढ़ती है तो इजरायली लोग अपनी सुरक्षा के लिए इटली, ग्रीस और अन्य यूरोपियन देशों की तरफ पलायन कर सकते हैं। अब दूसरी सिचुएशन को देखें, और अगर इस वॉर में इसराइल, ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के देशों जैसे कि सीरिया, यमन और लेबनान पर भारी पड़ता है और बड़े पैमाने पर हमला करता है तो इन देशों के लोगों के सामने एक बार फिर से रेफ्यूजी बनने की मजबूरी खड़ी हो जाएगी और ये सारे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए यूरोप की तरफ भागेंगे, जैसा कि पहले भी एक बार हो चुका है। यानी कि दोस्तों, इस वॉर में चाहे इसराइल जीते या ईरान, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े लेवल पर पहुंचता है तो मिडिल ईस्ट में एक और रेफ्यूजी संकट पैदा हो सकता है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि यूरोप, जो पहले से ही फार राइट पॉलिटिक्स और एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी से जूझ रहा है, वो ऐसे नए रेफ्यूजी इन्फ्लक्स से और भी ज्यादा अस्थिर हो जाए। और दोस्तों, इन सब इम्पैक्ट के बाद आइए बात करते हैं कि इस युद्ध का प्रभाव सीधे तौर पर अमेरिका पर कैसे पड़ने वाला है। इम्पैक्ट ऑन अमेरिका। दोस्तों, इस वॉर का सबसे पहला इम्पैक्ट अमेरिकन सोल्जर्स पर पड़ेगा जो इराक और सीरिया में तैनात हैं, क्योंकि ईरान की स्ट्रैटेजी में प्रॉक्सी फोर्सेस का बड़ा रोल रहता है जो कि इन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। ये ग्रुप्स न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के इंटरेस्ट को भी निशाना बना सकते हैं, खासकर उनकी इराक और सीरिया में मौजूदगी को। ईरान के प्रॉक्सी फोर्सेस अमेरिकन ट्रूप्स को निशाना बनाकर उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को कमजोर कर सकते हैं और इससे न सिर्फ अमेरिका की इसराइल को सपोर्ट करने की पोजीशन कमजोर होगी, बल्कि इस रीजन में उनकी प्रेजेंस और भी महंगी साबित हो सकती है। इसका दूसरा इम्पैक्ट बड़े समुद्री रास्तों पर भी पड़ रहा है और हम सब ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये वॉर बढ़ने पर ईरान पर्शियन गल्फ, अरब सागर और रेड सी जैसे रूट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जहां से यूरोप और अमेरिका के ट्रेडिंग शिप्स होकर गुजरते हैं और इसराइल की ऑयल सप्लाई भी इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान सीधे हमले करके या अपने प्रॉक्सीज जैसे हुथीज के जरिए ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को टारगेट कर रहा है और ये अमेरिका और वेस्टर्न देशों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और शिपिंग इंश्योरेंस के चार्जेस भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये ईरान की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है कि वो मार्केट में डिस्ट्रप्शन करे ताकि अमेरिका और उसके साथी देश इसराइल के लिए अपने सपोर्ट के बारे में दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएं। तीसरा असर अमेरिका के मिडिल ईस्टर्न अलाइज पर पड़ सकता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई। ये देश ईरान से ज्योग्राफिकली काफी करीब हैं और इनके पास इसराइल जैसा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है और अगर वॉर बढ़ती है तो अमेरिका पर यह प्रेशर पड़ेगा कि वो इन देशों की सिक्योरिटी के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम तैनात करें और जरूरत पड़ने पर अपने सैनिक भी भेजें। ईरान के लिए ये फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे अमेरिका का फोकस इसराइल से हटकर इन देशों पर शिफ्ट होगा, जो ईरान के लिए एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा असर ये होगा कि अगर इसराइल अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद हार जाता है तो इससे न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पोजीशन कमजोर होगी और ये अमेरिका की ग्लोबल पावर इमेज के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, जिससे दुनिया के कई देशों का विश्वास अमेरिका की सिक्योरिटी पावर पर कम हो जाएगा और साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कमजोर होने का फायदा रूस उठा सकता है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस वॉर में रूस का भी एक बड़ा रोल देखने को मिलेगा और आइए अब इसे ही थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रोल ऑफ रशिया।
दोस्तों, इस लड़ाई में अगर ईरान किसी भी तरह इसराइल पर भारी पड़ता है तो उससे ईरान के साथ ही साथ इस रीजन में रूस के डोमिनेंस पर भी असर पड़ेगा। सोवियत के विघटन के बाद से ही रूस ने इस रीजन में डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी सिक्योरिटी प्रेजेंस सीरिया और उसके आसपास के देशों में देखने को मिल जाती है। मगर जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ही रूस वापस से मिडिल ईस्ट के मुद्दों से जुड़ गया है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ वॉर में रूस ने बहुत से ईरानियन वेपन्स और ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से रूस ने ईरान के साथ अपने रिश्ते बीते 2 सालों में काफी मजबूत कर लिए हैं। इसी वजह से अब ईरान अमेरिका बैक्ड इसराइल के खिलाफ जंग की शुरुआत कर रहा है, तो रूस इस जंग में ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस जंग में रूस कैसे ईरान का साथ दे सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान की इस वॉर में सबसे बड़ी समस्या उसकी एयरफोर्स की कमजोर स्थिति और कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि इसराइल के पास इस रीजन की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। यही कारण है कि इसराइल हर कॉन्फ्लिक्ट में अपनी एयरफोर्स को ही मेन स्ट्राइकर के रूप में इस्तेमाल करता है, जैसा कि हमने रिसेंट अटैक में भी देखा। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस वॉर में अमेरिका और इसराइल को कमजोर बनाने के लिए रूस अपने एक्सपर्टीज और बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान को सप्लाई कर सकता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मॉस्को ने तेहरान को मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट सप्लाई करने की परमिशन दे दी है, और इसमें Su-35 फाइटर्स, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स और Yak-130 जेट ट्रेनर शामिल हैं, और इनमें से कुछ तो पहले ही डिलीवर हो चुके हैं और ईरानी पायलट्स उनका ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल भी कर रही है। Su-35 की डिलीवरी इस साल के अंत तक हो सकती है, और इस तरह से रूस इस जंग में ईरान के वीक साइड को मजबूत करके उसे इसराइल के खिलाफ अनबीटेबल बनाने की कोशिश करेगा, जिससे अगर ईरान इस वॉर में जीतता है तो रूस के पास फिर से रीजन में स्ट्रांग होने का मौका होगा। रूस के बाद इस वॉर में इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आइए अब उसे जान लेते हैं। इंपैक्ट ऑन इंडिया। दोस्तों, इंडिया शुरू से ही इस वॉर के खिलाफ रहा है, क्योंकि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ईरान के साथ ही साथ इसराइल के साथ भी काफी बेहतर है। आपको यहाँ बता दें दोस्तों कि इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों में से एक है, और साथ ही ईरान इंडिया के चावल के लिए भी एक बड़ी मार्केट है। और लास्ट फिस्कल ईयर की शुरुआती 11 महीनों में ही ईरान को इंडिया ने $598 मिलियन का बासमती राइस एक्सपोर्ट किया था, और ईरान के साथ इंडिया का बायलैटरल ट्रेड भी काफी बेहतर है। और अगर फिस्कल ईयर 2022-23 की डेटा की माने तो इस साल दोनों देशों के बीच $2.33 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें इंडिया ने $1.66 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जिसका मतलब है कि इंडिया ईरान के साथ बायलैटरल ट्रेड सरप्लस में रहता है। ऐसे में अगर वॉर आगे बढ़ती है तो इंडिया के लिए अपने एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यानी ईरान के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे इंडिया के लिए पहले तो एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकती है, और दूसरी तरफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर भी भारी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ इसराइल इंडिया को आर्म्स और वेपन्स की सप्लाई करता है, और आपको बता दें कि इसराइल इंडिया को हर साल $1.5 बिलियन से $2 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन वॉर की स्थिति में इसराइल खुद दूसरे देशों से मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मांग करेगा, और ऐसे में इंडिया के लिए एक बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर की भी कमी हो जाएगी। एक और इम्पैक्ट की बात करें तो बीते साल G20 सम्मेलन में इंडिया ने जिस मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की डेवलपमेंट की बात की थी, उस पर भी रोक लग सकती है, और इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा मकसद ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क स्थापित करना है, जिससे भारत का सामान गुजरात के कांडला से UAE, सऊदी अरब, इसराइल और ग्रीस के रास्ते यूरोप में आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन वॉर की स्थिति में इस कॉरिडोर में इसराइल का पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से फेल हो सकता है, और इस कारण इंडिया को आसान ट्रेड रूट और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर मिलना एक अधूरा सपना बनकर उभर सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इन सब पहलुओं को समझते हुए हम देख सकते हैं कि ईरान और इसराइल के बीच की ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं है, और इसका प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप, अमेरिका और भारत तक हर जगह देखा जा सकता है। और इस वॉर की वजह से जहां एक तरफ एनर्जी क्राइसिस और रेफ्यूजी संकट पैदा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड में एक नई लीडरशिप के उभरने का भी मौका बन सकता है। साथ ही इस वॉर से अमेरिका की मिडिल ईस्टर्न प्रेजेंस पर भी असर पड़ सकता है, और अगर अमेरिका का इस रीजन से डोमिनेंस खत्म होता है तो रूस और चीन जैसे देशों के लिए इस रीजन में अपना दबदबा बनाने का मौका मिल जाएगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ इसराइल और ईरान के बीच की ही नहीं रह गई है, बल्कि ये अमेरिका के वर्चस्व और उसे खत्म करने के लिए रूस और चीन की कोशिशों की भी हो गई है। खैर दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वी वांट अनदर वीडियो कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे। जय हिंद।